हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल। तो आज हम देखने जा रहे हैं 2024 का अनदर सेट। डिफरेंट सीरीज़ है ये, ओके। और इसमें भी हम देखेंगे सेक्शन ए, सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो आते हैं 16 मार्क्स के असर्शन रीज़न के साथ। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, सी सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सी एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन। 2 चार्जेस प्लस क्यू आर केप्ट 2a डिस्टेंस अपार्ट। तो हमने यहाँ पे 2 चार्ज बना दिए 2a डिस्टेंस अपार्ट। तो ये प्लस क्यू हो गया आपका, इसको मार्क किया मैंने पहला चार्ज। दूसरा भी प्लस क्यू हो गया, इसको मार्क कर दिया दूसरा चार्ज। नाउ अ थर्ड चार्ज -2q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। तो ये हमारे पास आ गया तीसरा चार्ज -2q, ये बिटवीन प्लेस्ड है। डिस्टेंस आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का a हो गया बिकॉज मिडवे में है, और ये भी a। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसका फॉर्मूला होता है U = K Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 चार्जेस के लिए, पर हमें देखना है कितनों के लिए, 3 के लिए। तो हम पेयरिंग करेंगे 1 के साथ 2 की, देन 1 के साथ 3 की, देन 2 के साथ 3 की। 3 पेयर आएंगे और इन्हीं के बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ। सी U = आ गया, K सभी में कॉमन है, चार्जेस पे आ रहे हैं। देखिए Q1 Q2 ये हो गया आपका सिंपली Q², डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 2a। देन ये कंप्लीट हुआ। अब 1 और 3 का पेयरिंग करेंगे। 1 और 3 में है Q and -2q, तो ये हो गया -2q² एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ a। अब हम करेंगे 2 और 3 का पेयरिंग, तो ये भी है -2q² एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ a। सिंस आंसर 1/4π के फॉर्म में है, तो हम इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं 1/4π ε0। q² कॉमन है सभी में, a भी कॉमन है। पहला टर्म हो गया 1/2, दूसरा हो गया -2 एंड तीसरा हो गया आपके पास -2। तो ये सेम आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1/2 -4, देन 1/2 -4 आ गया आपका सिंपली 3/2। फर्दर सॉल्व करें तो ये आ गया आपके पास, माइनस में जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। Q² अपॉन 4π ε0a। एल्शियम लोगे तो आपके पास आएगा 2, देन 1 -8, तो ये आ गया आपके पास, ऊपर आ गया -7 और नीचे आ गया 4 × 2 8 पाई ε0a। ऊपर बचा है Q²। आंसर मैच कराते हैं, तो आंसर मैच करा है हमारा सी वाला, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स हैं B1 एंड B2 आर गिवन चार्ज -7 पिकोकुलाम एंड +4 पिकोकुलाम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर। Q1 गिवन है आपके पास -7 पिकोकुलाम, Q2 है +4 पिकोकुलाम। देन दे बॉट इन कॉन्टैक्ट विथ थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3। तो B3 के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान के चलिए कि B3 पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज इट इज़। देन दोनों उनके साथ कांटेक्ट में आने के बाद सेपरेट कर दिए गए। देन द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज़ -2। तो हमने कहा लेट्स से Q3 पे हमें इनिशियल चार्ज भी पता नहीं है, ओके। तो इन्होंने इनिशियल चार्ज ही पूछा है, तो यानी कि इनिशियल चार्ज जिन्होंने नहीं लेना है, तो लेट्स से Q3 इज़ इनिशियल चार्ज। देन इन तीनों को इन कांटेक्ट में लाकर क्या किया गया है, सेपरेट। देन फाइनल चार्ज बताना है हमें। द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल आया है सेपरेट के बाद -2। तो हमारे पास टोटल बॉल कितनी थी, 3 बॉल्स। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर रहे हैं और हर एक पे आ रहा है -2 पिकोकुलाम, यानी कि इन तीनों का सम इस फाइनल चार्ज के इक्वल होगा। इसको आप कैपिटल Q कह सकते हो। तो तीनों का सम हो गया आपके पास -7,
देन प्लस का 4 एंड प्लस का Q3, और एक को चल रहा है माइनस के 6 पिको कूलाम के। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई किया है तो यहाँ आ गया -7 + 4 -3 एंड प्लस Q3, तो Q3 आ जाएगा यहाँ से -3 पिको कूलाम, और ये वैल्यू है इनिशियल चार्ज की जो कि Q3 पे है। तो आंसर मैच कर रहे हैं सी, तो आंसर हो गया हमारा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं सी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑन द इफेक्ट एज। तो क्वांटम नेचर लेके फोटो इलेक्ट्रिक के जो इफेक्ट है उनको हमें क्या देखना है, कौन सा इफेक्ट इसमें सही है। देयर इज़ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू μ0 के होती है, और यही मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो इलेक्ट्रॉन विल इमिट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा क्यों, बिकॉज सी बी वाला स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, ए वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, बी वाला चेक कर रहे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स का फॉर्मूला होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। न्यू होता है इंसिडेंट रेडिएशन, तो केवल इंसिडेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन थ्रेशोल्ड। टेक्निकली इंसिडेंट एंड थ्रेशोल्ड के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। मींस जो बी वाला स्टेटमेंट है हमारा ये रॉन्ग हो गया। देन सी वाला चेक कर लेते हैं। व्हेन द मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस आफ्टर सम टाइम। ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली इमिट होते हैं, इंस्टेंटली इमिट होते हैं जैसे ही हमारी कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की, और कंडीशन यहाँ पे दे रखी है ए वाले पार्ट में। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी चेक कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी गलत है, बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन। दैट मीन्स ये भी आपका हो गया रॉन्ग। तो केवल ए सही है, तो ए आपका हो गया राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्स एटॉमिक एच मॉडल वेरीज विद n। तो हमें पता है जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं रेडियस के लिए nth ऑर्बिट में, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सी वाला। सी ऑप्शन इज़ राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि बिल्कुल सिंपल, आप एक बार में देखते ही सॉल्व कर सकते हो। नाउ स्ट्रेट वायर कैप्ड इन अ हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने मार्क कर लिया यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जो वायर है हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ये वायर हो गया। नाउ करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो करंट की डायरेक्शन भी हमने मार्क कर दी ईस्ट टू वेस्ट। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द वायर। तो अबव जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं होगा हवा में, ऊपर की तरफ यहाँ कहीं पे हवा में। तो इस पर बताना है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी लाइक दिस, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी, और इस वाले पॉइंट पे जब आप टेंजेंट मारोगे तो टेंजेंट गोज़ लाइक दिस ऊपर की तरफ, जो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ऑप्शन सही मार्क कर रहे हैं, सी ऑप्शन नॉर्थ इज़ द राइट आंसर। नाउ आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए डाया के लिए पूछी हुई है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीन्स एम की वैल्यू होती है डाया के लिए लेस देन 0, और लेस देन 0 मीन्स सी इट इज़ नेगेटिव, एंड सिंस इट इज़ स्मॉल बिकॉज ये बहुत ही वीकली अलाइन होते हैं,
वीकली अलाइन होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये डेफिनेशन है डाया की, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर हमें देखना है स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए एंड नेगेटिव होनी चाहिए जाई एम की, तो स्मॉल एंड नेगेटिव, तो आपका ए ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सी क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज गिवन टू यू। इसको दिखाते हैं हम कैपिटल जी से, 100 ओम इट इज़। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू एन एमीटर जिसकी रेंज गिवन है 0 to 1 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। बाय यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जनरली कम होती है, तो ये गिवन है 0.1 ओम। द एमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आई जी यू हैव टू फाइंड आउट। आई जी हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला इसको आप कैसे याद रखते हैं? सी हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, सिंबल भी जी, करंट जाता है लाइक दिस। जब हम इसके पैरेलल में एक शंट वायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस होता है एस, तो यहाँ से आता है टोटल करंट आई, गैल्वेनोमीटर में जाता है आई जी, रिमेनिंग जाता है यहाँ पर आई माइनस आई जी। सिंस जी एंड एस दोनों पैरेलल में है, यानी कि आई जी इंटू जी, वोल्टेज ड्रॉप है ये, पैरेलल में वी सेम होगा, किसके इक्वल होगा? एस टाइम्स ऑफ आई माइनस आई जी। सारी वैल्यूज़ गिवन है, आपको केवल क्या फाइंड आउट करना है? आई जी। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। सी आई जी इज़ आई जी, जी की वैल्यू आपको यहाँ से ये रही 100 ओम इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है? 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, आई की वैल्यू है 1 एन माइनस आई जी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो गया आपके पास 1000 आई जी इज इक्वल टू आई की वैल्यू थी 1 माइनस आई जी, देन ये आई जी इधर आके ऐड हो जाएगा, देन 1001 आई जी इज इक्वल टू 1। 1001 को आप नियर इक्वल कर सकते हो 1000 आई जी के, सो दैट आंसर हमारा इजी आ जाए। तो आई जी की वैल्यू आ गई 1/1000 एम्पियर। 1/1000 एम्पियर मीन्स मिली में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, सो इट कम्स आउट टू बी 10⁻³ एम्पियर और 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन मैच करते हैं तो बी ऑप्शन डायरेक्टली मैच कर रहा है, 1 मिली एम्पियर इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अ सर्कुलर लूप रेडियस रेडियस आर। क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने लूप बना दिया, इसमें हमने करंट भी फ्लो करा दिया, आई ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये लिखा भी है इसमें, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो गया। अनदर लूप बी जिसकी रेडियस कम है, तो मैंने अनदर लूप छोटा यहाँ पे मार्क किया, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। देन देखिए कॉन्सेंट्रिक प्लेस किया गया इनको, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है कैपिटल R/20 इन अ प्लेन ए। नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा बी के साथ, उसकी प्रोपोर्शनलिटी बतानी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों फाई इक्वल टू BA cos थीटा। तो सबसे पहले एंगल देखना है। सी इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एंगल होगा आपका क्रॉस इनवर्ट टू द प्लेन, ओके। और जो लिंक हमें बताना है वो लूप बी में बताना है, तो लूप बी का भी जो एरियल वेक्टर है उसको हम अंदर की तरफ ले सकते हैं। सो थीटा आ गया आपका 0 डिग्री। ओपन सरफेस के लिए वी हैव टू चूज़ कि हमें आउटवर्ड लेना है या इनवर्ड, तो हमने जानबूझ के बी की डायरेक्शन में लिया है। तो cos 0 की वैल्यू +1 हो गई। तो बी सिंस किसकी वजह से है? ये है आपका पहली वायर की वजह से, इसको मैंने 1 मार्क किया, इसको मैंने 2 मार्क किया। तो बी होगा 1 की वजह से, बट एरिया किसका लिंक होगा? 2 का। दैट्स वाई ये जो फ्लक्स आएगा ये भी हम फाई 2 में निकाल रहे हैं, ओके, यानी कि छोटे वाली कॉयल में। तो बी हो जाएगा सेंटर पर, फॉर्मूला होता है μ0I/2 टाइम्स ऑफ आर, दिस वन। एरिया ऑफ द लूप सिंपली बनेगा छोटे वाले का, दैट वन इज़ πr²। cos 0 की वैल्यू +1, वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया μ0I/2r, पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर की वैल्यू है R/20 मीन्स R²/20 का स्क्वायर। हमें केवल प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, सो सी, तो यहाँ पे जो फाई 2 आ जाएगा,
म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, एक आर से एक पावर कैंसल, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमें आंसर बताना है आर की कितनी पावर पर डिपेंड करेगा। सो आंसर मैच करते हैं, तो आंसर आ गया आपका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं सी, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन द गिवन फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल फॉर टू आइडल इंडक्टर L1 एंड L2 हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द वैल्यू ऑफ L1 अपॉन L2 निकालना है। तो देन सी, जो ग्राफ आपको गिवन है वो गिवन है बिटवीन ओमेगा एंड एक्सएल। देन ग्राफ का जो स्लोप होगा L1 के लिए जो है, स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा, एंड फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे एक्सएल प्लॉट है और बेस एक्सिस पे ओमेगा प्लॉट है। एंड हम स्टैंडर्ड फार्मूला भी जानते हैं कि एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो एक्सएल अपॉन एल, सॉरी ओमेगा गिव्स यू व्हाट, ये आपको एल की वैल्यू देगा जो ग्राफ में मेंशन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो L1। तो L1 जो आएगा वो आएगा सीधे सीधे स्लोप, तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो L1 आ गया आपके पास tan थीटा 1, वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो ये आ गया आपका tan 30 डिग्री। सिमिलरली L2 आ जाएगा सीधे सीधे स्लोप tan थीटा 2, वैल्यू गिवन है tan 60 डिग्री। L1 अपॉन L2 करना है आपको, तो ये आ जाएगा L1 अपॉन L2, tan 30 इज़ 1/√3, tan 60 इज़ √3, सॉल्व करके बनेगा 1/3। ऑप्शन मैच कराइए, सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सी इन क्वेश्चन नंबर 10 द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन EM वेव जो प्रोपिगेट कर रही है Z एक्सिस की तरफ। तो अगर Z एक्सिस की तरफ कर रही है तो मैंने यहाँ पे एक बना दी Z एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट करती हुई वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका Y एक्सिस की तरफ एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा Z एक्सिस की तरफ। और ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो डायरेक्शन देगा आपकी किसकी, पॉइंटिंग वेक्टर की, एंड विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज प्लॉट लाइक दिस। तो जिस टाइम पे आपको फेज डिफरेंस बताना है, आप ग्राफ से देख सकते हो कि जिस टाइम पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, एट द वेरी सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्स हो रहा है। सो द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B इट सिंपली कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 0, ये रहा ए वाला। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड EM वेव के केस में हमेशा सेम फेज में होते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 you have given n turns coil magnetic field such that B perpendicular to the plane of coil। तो ये हमने प्लेन ऑफ कॉयल बना दी, B परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कॉयल के, और इसका एरियल वेक्टर भी क्या होगा, सेम इसी डायरेक्शन में। तो हमें थीटा पता चल गया, दैट इज़ 0 डिग्री, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नाउ B गिवन है आपके पास, इट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉस एंड दैट इज़ B0 कॉस 2π/T इंटू T। 2π/T को आप ओमेगा भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो आप इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा सकते हैं। तो मेन इक्वेशन ये हो गई। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF आपको बताना है। देन मैग्नीट्यूड मीन्स E मॉडुलस की वैल्यू चाहिए, तो माइनस हट जाएगा, तो N d∅m/dt को हम अप्लाई कर रहे हैं। सी एरिया ए है तो उसका मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे, N d/dt चलेगा, फाई हो गया आपके पास B0 cos ओमेगा T N इंटू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, B0 भी बाहर आ गया, cos का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा T। जब हमें मॉडुलस निकालना है तो माइनस से हमें इतना कोई खास लेना देना नहीं है। सी तो मॉडुलस ले लेंगे हम, एन मल्टीप्लाई में ओमेगा भी चलेगा, तो ये आ गया NB0 A ओमेगा साइन ओमेगा T। अगर हम E में मॉडुलस ना लेके यहाँ पर सिंपल निकाल रहे होते E,
तो यहाँ पे माइनस का साइन चल रहा होता और उसकी वजह से ये वाला माइनस आपका क्या हो जाता है, यहाँ माइनस चलता, यहाँ माइनस चलता, तो ये माइनस आपका सप्रेस हो जाता। तो ये फाइनल इक्वेशन बनती इंड्यूस ईएमएफ की। दिस इज़ द सेम इक्वेशन जो हम फॉलो करते हैं एसी जनरेटर में। देन सी इन दिस केस एन बी नॉट ए ओमेगा, इसको हम ई नॉट कहते हैं, विच इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मीन्स जो ई है आपका, और अगर उसका मैग्नीट्यूड भी लोगे तो देन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा टी, साइन का फंक्शन है। तो साइन के टर्म में मैं वेव फॉर्म बना देता हूँ यहाँ पे सी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये साइन की वेव फॉर्म हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर ई प्लॉट किया है। नाउ यू कैन सी इजली ये आपका टी हो जाएगा, दिस वन इज़ टी बाई 2, दिस वन इज़ टी बाई 4 एंड दिस वन इज़ 3t/4। तो उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमाइज कब होगा, और ये डिफरेंट टी की वैल्यूज़ गिवन है। एन जो फॉलो करना है 1 2 3 4, तो हम एन 1 रख के वेरीफाई कर सकते हैं। 4 एन इक्वल टू 1 के लिए ओके सारे ऑप्शन चेक करेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल टी की t/4, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सारे ऑप्शन चेक कर रहे हैं। सी देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, तो टी गिवन है एन t/8, 1 रखने पर ये बनेगा t/8, तो ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन। देन सेकेंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, टी गिवन है एन t/4, 1 रखने पे बनेगा t इक्वल टू t/4। ओके, तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब हम सेकंड भी रख लेते हैं। निगेटिव में मैक्सिमाइज हो रहा है मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करें मीन्स प्लस माइनस नहीं देखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड का मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। तो एन 2 रखने पर 3t/4 भी आना चाहिए। तो ये मैंने रखा था कहाँ के लिए, ये था मेरा n इक्वल टू 1 के लिए। अब हम रख रहे हैं n इक्वल टू 2 के लिए, तो t की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ऑफ t/4 मीन्स t/2। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है सेकंड टाइम पे, ये हो रहा है 3t/4 पे, जबकि इक्वेशन दे रही है t/4 पे। तो ये भी आपका हो गया रॉन्ग आंसर। नाउ सी थर्ड वेरीफाई कर रहे हैं। थर्ड वन इज़ स्मॉल t इक्वल टू एन t/2, तो n इक्वल टू 1 पे आ जाएगा t/2, तो ये भी रॉन्ग है। हमें चाहिए t/4। फोर्थ ऑप्शन चेक कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल t इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t एंड n इक्वल टू 1 के लिए ये आ जाएगा कैपिटल T। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो आप देख सकते हो बी वाले ऑप्शन में पहला पार्ट तो सेटिस्फाई हुआ था, लेकिन सेकंड नहीं हुआ, मीन्स इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही है। तो चारों ऑप्शन इन दिस केस क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। टेक्निकली साइन को अगर मैक्सिमाइज को सेटिस्फाई कराना है तो t आना चाहिए था 2n-1 टाइम्स ऑफ t/4। दिस इज़ ये ऑप्शन में होना चाहिए था, जो नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। तो इन द डे ऑफ एग्ज़ाम अगर कुछ ऐसा होता है तो करेक्शन आ जाता है पेपर के टाइम पे, तो करेक्शन करा दिया गया होगा। अदरवाइज़ सभी को +1 मार्क्स अवॉर्ड होते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। In question number 12, see the Balmer series of H atom as the wavelength of spectral line decreases। तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो हम जानते हैं एनर्जी या डेल्टा E इज रेसिप्रोकल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा आपका इंक्रीज होगा। दिस इज सॉरी E आपकी इंक्रीज होगी। तो बोल रहे हैं कि अब जब E इंक्रीज होगी तो ये देखिए एनर्जी लेवल हम अगर हम प्लॉट करें तो 1 से स्टार्ट होता है, देन n इक्वल टू 2 के लिए, देन n इक्वल टू 3 के लिए। तो ये एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होती है इस तरफ, मीन्स हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, जैसे जैसे लैम्डा क्या होगा, कम होगा स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो लाइंस के बीच का सेपरेशन है ये धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, कम। तो सेपरेशन कम हो रहा है मीन्स लाइन आ रही है क्लोज टुगेदर। तो क्लोज टुगेदर 2 में है, प्लस साथ साथ इनकी जो इंटेंसिटी है ये n बढ़ने के साथ साथ घटती रहती है, मीन्स वीकर इन इंटेंसिटी। सो हमारा राइट ऑप्शन हो गया D। ओके, इस तरीके से आप शॉर्ट कर सकते हो। नाउ सी असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चंस भी हैं इसमें, उन पे भी फोकस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। तो असर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका, पहले हम असर्शन पढ़ेंगे और बीच में लगा देंगे बिकॉज, और बिकॉज के बाद हम रीज़न पढ़ेंगे। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। सी, इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक व्हेन इट इज़ इरेडिएटिंग बाय येलो लाइट। तो देखो जिंक के बारे में हमें पता नहीं है, ना ही फ्रीक्वेंसी गिवन है थ्रेशोल्ड, ओके, और ना ही येलो लाइट की हमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके। तो इसका डेटा मैंने चेक किया था, तो वहाँ से पता चला था कि जिंक सरफेस के लिए येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही क्या होती है, कम, यानी कि कंडीशन ये वाली रहती है, लेस देन μ0। सो इट, उसने कहा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे पर टेक्निकली नहीं होंगे, तो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। एग्जाम्पल में पढ़ाया जाता है आपको। फिर हम पढ़ेंगे रीज़न, दैट इज़ बिकॉज द एनर्जी एसोसिएटेड विद येलो लाइट इज़ मोर, नहीं मोर नहीं होगी, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट, दैट इज़ डी, बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 सी, असर्शन पढ़ेंगे और बीच में फिर क्या लिखेंगे, बिकॉज, और सेटिस्फाई होगा तो हम उसको आंसर की तरह ट्रीट कराएंगे। रीज़न, असर्शन इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल, बिल्कुल सही बात है, एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। नाउ बिकॉज, रीज़न कह रहा है द चार्ज कैरियर ऑफ मेटल आर नेगेटिवली चार्ज्ड वेयर एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी इन द सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, बिकॉज ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ये ट्रू होता है, पर ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है उसको हम दिखाते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है मेटल के लिए, एंड अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर के लिए। याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क्स में सेमीकंडक्टर के लिए, ओके। तो फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन बना हमारा करेक्ट सी। नाउ सी द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। सी, when the electron drift in a conductor, it doesn't mean that all free electrons in the conductor are moving in the same direction। तो असर्शन आपका ट्रू है, बिकॉज रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, और रैंडम डायरेक्शन में अगर ना भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो हमेशा आयंस के साथ कोलाइड होके चलते हैं, तो सेम डायरेक्शन में तो बिल्कुल नहीं होते। नाउ बिकॉज, रीज़न ये क्या कह रहा है, सी, रीज़न पढ़ लेते हैं। रीज़न कह रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द सुपर इम्पोज ओवर द रैंडम वेलोसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसने कहा कि फर्स्ट तो ट्रू है, और उसने कहा ये होता है बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लेते हैं वो सुपर पोजिशन होती है रैंडम वेलोसिटी का, बिल्कुल सही है ये, और रैंडम होने की वजह से ही हम उनका सुपर इम्पोज भी कराते हैं ताकि हम एवरेज वेलोसिटी देख सकें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, तो ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी रिड्यूसेस वन रीजन प्रोड्यूसेस डार्क फ्रिंज, बिल्कुल सही बात है, एंड इंक्रीजिंग इन अनदर रीजन प्रोड्यूसेस ब्राइट फ्रिंज। तो वो कह रहा है कि लाइट एनर्जी रिड्यूस हो जाती है इन वन रीजन एंड अनदर में इंक्रीज हो जाती है, तो टेक्निकली रिड्यूस एंड इंक्रीज नहीं होती हैं, ये केवल क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है, ठीक है, कहीं भी जाती नहीं है, ठीक है, ना रिड्यूस होती है, ना बढ़ती है, ना घटती है, ना बढ़ती, बिकॉज एनर्जी रहती है कंजर्व। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका फॉल्स, असर्शन इज़ फॉल्स। अब उसने रीज़न दिया, बिकॉज रीज़न लिखा है उसने एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी फिनोमेना में आज तक की एनर्जी कंजर्व ना हो, तो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो हमने कंप्लीट कर लिया 16 मार्क्स का पोर्शन। इस पेपर का लिंक और साथ में ये सॉल्व की गई PDF आपको दोनों की दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन।